आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम पैसा बोलता है लेकर हाजिर हूं मैं नीता सिंह। इस खास प्रोग्राम में आज बात करेंगे बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट की। भारत में सरमायाकारी यानी इन्वेस्टमेंट के कई ऑप्शंस हैं। बॉन्ड इनमें से एक है। बॉन्ड दरअसल कर्ज लेने का एक आला यानी इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जारी करने वाला बॉन्ड खरीदने वाले यानी बॉन्ड होल्डर से रकम उधार लेता है और उसके बदले में प्रिंसिपल अमाउंट पर इंटरेस्ट अदा करने की पाबंदी हो जाती है। इंटरेस्ट यानी सूद को आसान लफ्ज़ों में कूपन भी कहा जाता है। तो सरमायाकारी के लिए बॉन्ड किस तरह का ऑप्शन है, इसे कैसे खरीद सकते हैं और इसको खरीदने के क्या शर्तें हैं, इसी मौजू पर बात करने के लिए हमने इनवाइट किया है दो खास मेहमानों को। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी में सीनियर फेलो डॉक्टर राधिका पांडे और सर्टिफाइड फाइनेंस प्लानर प्रकाश चंद्रा हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द स्टूडियो। हम आज बात करेंगे बॉन्ड्स के बारे में। तो इंडिया की इकॉनमी की अगर बात करें तो बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है और इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस भी उसी तेज़ी के साथ बदल रहे हैं। अगर हम बॉन्ड्स की बात करें तो बॉन्ड्स क्या होते हैं, सबसे पहले आप प्रकाश जी आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, बॉन्ड्स जैसे कि आपने अपने शुरुआती बातों में बताया कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, एक कर्ज लेने का एक तरीका है। जो इशूअर होते हैं जैसे कंपनीज हैं, कॉरपोरेट बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट्स भी हैं, डिफरेंट निगम्स भी हैं जैसे कॉरपोरेशंस भी हैं, ये सारे इनको जब पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये क्या करते हैं, ये बॉन्ड के फॉर्म में इशू करते हैं। ये बॉन्ड क्यों इशू करते हैं? क्योंकि बॉन्ड एक तरीका है पब्लिक से लोन लेने का। लोन, बॉन्ड एक तरीके का लोन है जो कि आम पब्लिक से, हमारे और आपके जैसे लोगों से भी इन कंपनीज की मदद करते हैं। और इस मदद में क्या है कि ये सिर्फ एक मदद नहीं है, ये एक आपसी समझौता है जिससे कि हमें भी यानी कि इन्वेस्टर को भी कुछ फायदा होता है और कंपनी को भी कुछ फायदा होता है जी। कंपनी को पैसों की रिक्वायरमेंट है, उनको अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने एक्सपेंशन के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए, या फिर कुछ ऐसी कंपनी है जो कि लोन खुद ही देती हैं, जैसे कि आपके हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो गई। इस तरह की बहुत सारी कंपनी हैं। तो इनके पास फंड्स कहाँ से आएंगे, ये कहाँ से अपने काम को पूरा करेंगे? तो इसके लिए इनके फंड्स की जो रिक्वायरमेंट होती है, इसके लिए हम ये बॉन्ड्स इशू करते हैं। तो बॉन्ड जो इशू करते हैं, इस बॉन्ड्स के जरिए वो पब्लिक से पैसा लेते हैं। पब्लिक इनको इन्वेस्टमेंट के तौर पे इनको पैसा देती है। इस इन्वेस्टमेंट में एक कूपन होता है, जो कि कूपन एक इंटरेस्ट का एक रेट है कि इस रेट से हम आपको इस पर्टिकुलर बॉन्ड का हम आपको अदा करेंगे, जो इंटरेस्ट पे करेंगे इस रेट से पे करेंगे, तो इसे हम कूपन कहते हैं। और एक होती है इसे फेस वैल्यू, जिसे फेस वैल्यू वो होता है जो एट पार भी इसको बोला जाता है, कहीं कहीं एट पार यानी फेस वैल्यू, कि जो एक बेसिक ये कह लें कि एक अमाउंट हो गया कि एक बॉन्ड का एक फेस वैल्यू है कि लेट से हम कह सकते हैं कि 1000 रुपये है। ये 10,000 भी हो सकता है, 100 रुपये भी हो सकता है। नॉर्मली 1000 रुपये का एक एग्जांपल लेके चले तो 1000 रुपये के एक फेस वैल्यू पर कंपनी एक बॉन्ड इशू करती है और उस 1000 रुपये के फेस वैल्यू के हिसाब से जितने भी बॉन्ड्स एक बॉन्ड होल्डर खरीदते हैं, जैसे जो खरीदते हैं उसको बॉन्ड होल्डर बोलते हैं, जो बॉन्ड देते हैं उनको इशूअर बोलते हैं। तो सपोज एक इन्वेस्टर ने एक बॉन्ड का एक उदाहरण लेके चलूं कि एक बॉन्ड खरीदते हैं, तो 1000 रुपये उनको पे करना पड़ेगा। वो 1000 रुपये के हिसाब से उन्होंने जो कूपन कंपनी ने डिसाइड किया है कि ये कूपन देंगे, तो इस कूपन रेट से वो जब उसकी पर्टिकुलर एक मैच्योरिटी होती है, वो मैच्योरिटी 5 साल हो सकती है, 6 साल हो सकती है, 10 साल हो सकती है, वो डिपेंड करता है कंपनी को कितने समय के लिए पैसे की जरूरत है जी। तो उस पैसे की ज़रूरत के हिसाब से वो कूपन रेट और वो टेन्योर डिसाइड होता है। उसके हिसाब से इन्वेस्टर अपना पैसा देते हैं। उनको कूपन रेट ऐसा मिलता है कि वो सेटिस्फाइड हैं कि मुझे इतना ब्याज या सूद जो कह सकते हैं, कूपन बोल सकते हैं, कि उतना उनको मैच्योरिटी पर के पहले सालाना उनको ये ब्याज मिलता रहेगा जी। और जब मैच्योरिटी ख़त्म हो जाएगी तो वो जो उनका प्रिंसिपल अमाउंट है, जो उन्होंने फेस वैल्यू दी थी, वो पूरा रकम भी उनकी वापसी हो जाती है। तो इस तरह से बॉन्ड का शुरुआती और ख़त्म एक सिंपल दायरे में मैंने बताया कि कैसे ये काम करता है।
बिल्कुल, तो आपने बहुत तफसील से बताया कि आखिर बॉन्ड्स क्या होते हैं और मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, कूपन क्या होता है। डॉक्टर राधिका, यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे कि बॉन्ड्स ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं, बॉन्ड ऑप्शन एज एन इन्वेस्टमेंट, तो ये कितना अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट का, ये हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी, डिपेंडिंग ऑन कि आप जो भी इन्वेस्टर है उसकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, वो कितना हद तक रिस्क ले सकता है, उसके अनुसार बॉन्ड एक बहुत ही अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। क्योंकि एक तरफ आपको एक हो गया आपका बैंक डिपॉजिट, जिसे आप फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, जिसमें आप कुछ पैसा अपने बैंक में कुछ समय के लिए रखते हैं, वो आपका फिक्स डिपॉजिट हो गया। ये एक और ऑप्शन है जिसमें आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, कई सारे इंटरेस्ट रेट हो सकते हैं। आप शॉर्ट टर्म में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें बॉन्ड की जो मैच्योरिटी है वो 3 महीने, 6 महीने से लेके 40 साल तक हो सकती है। तो कब तक आप अपने पैसे को पार्क कर सकते हैं, कितना रिटर्न आप लेना चाहेंगे, उस पर निर्भर करता है कि बॉन्ड कैसा एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। और उसका एक दूसरी तरफ और एक्सट्रीम हो गया तो हम शेयर्स की बात करेंगे, इक्विटी की बात करेंगे, जो जहाँ पे आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा लेकिन रिस्क भी है। बॉन्ड में ये है कि आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा ही, वो एक गारंटीड एक कॉन्ट्रैक्ट है कि आपको पीरियोडिक जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी के साथ कि आपको हाफ ईयरली मिलेगा, 6 महीनों बाद मिलेगा या सालाना मिलेगा, वो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही। तो वो एक गारंटीड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के तौर पे बॉन्ड एक बहुत ही रीजनेबली अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है एज कम्पेयर टू इक्विटीज़ या शेयर्स की अगर हम बात करें तो। जी, यहाँ पर डॉक्टर राधिका कंपेयर कर रही हैं, बता रही हैं कि कितना एक बेहतर ऑप्शन है अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें। प्रकाश जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जब हम कंपेयर कर रहे हैं अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से, शेयर मार्केट से हम कर रहे हैं, हम यहाँ पर अगर फिक्स डिपॉजिट के साथ करें या अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, जैसा राधिका जी ने बताया कि एक बॉन्ड एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि ये एक डेट सिक्योरिटी के कैटेगरी में आता है। डेट सिक्योरिटी जैसे कि 2 तरह के सिक्योरिटीज़ होते हैं, एक तो मार्केट रिलेटेड सिक्योरिटीज़ होते हैं जो कि जैसे शेयर्स हो गए। ये डेट सिक्योरिटी तो है जिसको हम बॉन्ड्स भी बोलते हैं, ये एक तरह का जैसे डेट सिक्योरिटी में की कैटेगरी में आता है। तो बॉन्ड्स एक सेफ़र डेट मतलब कि सेफ़र इन्वेस्टमेंट है, एक तरह का ये कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट में एक सेफ्टी आ जाती है कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया स्टार्टिंग में ही कि आप मुझे एक एक्स अमाउंट देते हैं और बदले में आपको मैं इतना ब्याज के तौर पे, जिसको हम कूपन रेट बोलते हैं, उस हिसाब से हम इसको पे करेंगे। तो इसकी सेफ्टी बढ़ जाती है कि स्टार्टिंग में ही हमने एक फिक्स कर लिया कि ये फिक्स रिटर्न इनकम की तरह है, हो गया। तो आप पहले ही स्टार्ट करते से ही समझ लेते हैं कि मुझे इसमें कितना फ़ायदा होने वाला है, ये आप पहले दिन से जानते हैं। जबकि अगर इसको शेयर मार्केट से कंपेयर करेंगे तो शेयर मार्केट में शेयर्स डिमांड और सप्लाई के हिसाब से सेकेंडरी मार्केट में उतार चढ़ाव के हिसाब से चलता है। सेकेंडरी मार्केट से मेरा मतलब है कि कोई भी चीज़ जब पहली बार इशू होती है, किसी कंपनी कोई जारी करती है, इशू करते हैं, चाहे बॉन्ड्स हो या शेयर्स आईपीओ के फॉर्म में होते हैं, तो ये प्राइमरी कहलाता है। जब ये इशू होने के बाद बॉन्ड होल्डर्स या शेयर होल्डर्स जब मार्केट में आ गए, उसके बाद एक बॉन्ड होल्डर या एक शेयर होल्डर्स एक दूसरे से, कोई खरीदार होता है और कोई बेचने वाला होता है, तो ये आपस में जो इसको ट्रेडिंग कह सकते हैं, तो ये एक सेकेंडरी मार्केट ये कहलाता है, जहाँ पे बॉन्ड होल्डर्स या शेयर होल्डर्स आपस में खरीद बेच करते हैं। ये एक्सचेंजेस में होते हैं, जैसे कि आपने भारत में मेजर 2 बड़े एक्सचेंजेस हैं, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये एक्सचेंजेस है जहाँ पे इस चीज़ की ये ट्रेडिंग हो जाती है। तो ये सेकेंडरी मार्केट हो गया। तो कंपैरिजन अगर हम ये करें कि इक्विटी से इसकी, तो इक्विटी एक रिस्कियर एसेट क्लास है जिसमें मार्केट का रिस्क होता है, उतार चढ़ाव इसमें ज़्यादा हो सकता है। जाहिर सी बात है कि लंबे समय में अगर आपका शेयर अच्छा है तो ज़्यादा रिटर्न तो देगा, मल्टी बैगर हो सकता है, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है फ्यूचर में, लेकिन नुकसान होने के भी चांसेज हैं। लेकिन बॉन्ड्स में नुकसान के चांसेस नहीं है। आप स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में ही आप ये समझ लेते हैं कि मुझे 6% का है कूपन रेट या 10% का है या 12% का है, वो डिपेंड करता है कि जितने पर भी ईश्वर ने ये इसको जारी किया है, आप उससे सहमत हैं तो आप उसको सब्सक्राइब करते हैं, यानी उसको आप लेते हैं। अगर आप सहमत नहीं हैं तो आप वो नहीं लेते। लेकिन सहमति के लिए आपको ये भी समझना पड़ेगा कि क्या आपको वो मैच कर रहा है। उसने हो सकता है कि 10 सालों के लिए बॉन्ड इशू किया है
और आपको 5 साल के बाद ही पैसों की ज़रूरत है, तो ये मेरे ख्याल से तो ये मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि बॉन्ड की मैच्योरिटी 10 साल है और आपको पैसे की ज़रूरत अगले 5 साल में है, तो आपके लिए वो बॉन्ड सूटेबल नहीं है। जी। फिर आपको ये देखना चाहिए कि मेरे जो टाइम होराइजन के हिसाब से जो बॉन्ड्स का टाइम पीरियड है यानी मैच्योरिटी है, मुझे वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और उस हिसाब से आपका समय पे आपकी वो पैसे भी मिल जाते हैं। और इस तरह से इसको हम कहते हैं कि लिक्विडिटी की थोड़ी सी इशू होती है, तो लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए और समझने के लिए आपको अपनी जो ज़रूरत है उस टाइम के हिसाब से जब उसकी मैच्योरिटी पूरी है उस कंपनी या उस कॉरपोरेशन का आपको बॉन्ड लेना चाहिए, जिससे कि आपको समय पे पैसा मिल जाए। इस तरह से ये एक सेफ्टी भी हो गया और फिक्स्ड इनकम हो गया। जी बिल्कुल, जैसे कि प्रकाश जी कह रहे हैं कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको बॉन्ड लेने चाहिए और आपकी सिर्फ सेफ्टी भी होती है और आपको एक इनकम भी हो जाती है। डॉक्टर राधिका, आपसे यहाँ समझना चाहेंगे, क्या बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ शर्तें हैं, क्या कोई लिमिटेशंस हैं और कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है? जी, बॉन्ड में इन्वेस्ट इंस्टीट्यूशंस भी करती हैं और हम जैसे लोग भी कर सकते हैं, हाउस होल्ड्स भी कर सकते हैं। जब हाउस होल्ड्स इन्वेस्ट करते हैं उसे रिटेल इन्वेस्टर्स कहते हैं। और आजकल चाहे हम सरकारी बॉन्ड देखें या कंपनी के बॉन्ड देखें, कुछ पार्ट होता है जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखा जाता है। जब भी कंपनी इशू करती है अपने बॉन्ड्स, तो कुछ पार्ट जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते लेकिन अपना कुछ अमाउंट, अपनी सेविंग्स का कुछ अमाउंट वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे बॉन्ड में या इक्विटी में, तो वो कर सकते हैं। तो वो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जब कंपनी इशू करती है तो ब्रॉडली दो प्रकार होता है। एक होता है आपका प्राइवेट प्लेसमेंट और दूसरा होता है पब्लिक इशू। जब कंपनी जाती है पब्लिक के पास कि पब्लिक के थ्रू, पब्लिक से वो पैसा उठा रही है और जैसा कि प्रकाश जी ने कहा, एक्सचेंज के माध्यम से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, उसके माध्यम से उनके जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे कंपनीज अपने बॉन्ड्स इशू करती हैं और इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और इसके लिए कुछ और इंस्टीट्यूशंस की आवश्यकता है, जैसे एक है डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी वो हो गई जो आपके बॉन्ड्स को डीमैट फॉर्म में, आप अब फिजिकली होल्ड नहीं कर रहे हैं, आप एक इलेक्ट्रॉनिक बुक कीपिंग एंट्री के आधार पे उसको होल्ड कर रहे हैं डीमैट फॉर्म में। तो उसका वो काम जो है वो एक डिपॉजिटरी करती है। जो भी स्टॉक एक्सचेंज है उनकी अपनी एक डिपॉजिटरी भी होती है। तो ये सारा जो रिकॉर्ड कीपिंग है कि मैंने कितने शेयर्स लिए या कितने बॉन्ड लिए, दूसरे इन्वेस्टर ने कितने लिए, ये सारा जो रिकॉर्ड कीपिंग होता है वो डिपॉजिटरी में होता है। तो ये आपका प्राइमरी इशू हो गया। उसके बाद जब आपने ले लिया बॉन्ड, तो उसके बाद आप सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं और अपने बॉन्ड को लिक्विडेट कर सकते हैं। जैसा कि प्रकाश जी ने कहा, अगर आपको पैसे की आवश्यकता है और अगर मार्केट में ऐसे लोग हैं जो आपके बॉन्ड को खरीदना चाहते हैं, तो आप सेल कर सकते हैं और आपको पैसा मिल जाएगा। तो जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप पब्लिक इशू में इन्वेस्ट करें, स्टॉक मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में वो एंटिटीज़ आती हैं जो रेगुलेटेड होती हैं, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ है। और स्टॉक मार्केट के और जो एंटिटीज़ हैं जैसे डिपॉजिटरी हो गई, जो सेटलमेंट होगा कि कितने दिनों के बाद होगा, वो सब चीज़ें स्टॉक मार्केट के माध्यम से, या जो रेगुलेटर है, जो सेबी जो है हमारा रेगुलेटर बॉन्ड मार्केट का और सिक्योरिटीज़ मार्केट का, उनके रूल्स और रेगुलेशंस के अनुसार सब चीज़ें रेगुलेटेड है, चाहे वो प्राइमरी मार्केट में हो या सेकेंडरी मार्केट में हो। तो आपका स्टॉक मार्केट के थ्रू जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, ताकि, और एक आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो जब आप बॉन्ड खरीदेंगे तो आपके डीमैट अकाउंट में बॉन्ड आ जाएंगे और आपके जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, उससे पैसे डेबिट हो जाएंगे। तो आपका डीमैट अकाउंट और बैंक अकाउंट इस तरीके से लिंक होना चाहिए ताकि वो साइमल्टेनियस हो जाए कि आपका बॉन्ड अकाउंट क्रेडिट हो जाए और आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें उतना इक्विवेलेंट अमाउंट डेबिट हो जाए। जी बिल्कुल, बहुत तफसील से आपने बताया डॉक्टर राधिका। यहाँ पर प्रकाश जी आपसे फिर से समझना चाहेंगे, अगर कोई एक आम आदमी है, जो हमारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं बॉन्ड्स में, तो उन्हें क्या करना होगा? कहाँ अकाउंट खोलना होगा? सेकेंडरी मार्केट में या प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट करना होगा? क्या रहेगा प्रोसीजर? देखिए अनीता जी, हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे जो हमारे व्यूअर्स हैं, तो ये रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। ये रिटेल इन्वेस्टर्स को बॉन्ड खरीदने के लिए सबसे पहले तो कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। उसके बाद ये समझने के बाद हमें
फाइनल स्टेज पे आते हैं कि हमें अब खरीदना है तो हमें कहाँ खरीदना चाहिए। तो मैं शुरुआत करता हूँ कि क्या क्या कुछ खास बातें हैं जो बॉन्ड के लिए हमें खरीदने के लिए हमें जो जांच पड़ताल करनी चाहिए। तो सबसे पहले ज़रूरी बात है कि बॉन्ड्स की मैच्योरिटी को देखना, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बॉन्ड्स की मैच्योरिटी क्या है, हमारे जो टाइम पीरियड जितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट मैं करना चाह रहा हूँ उतने साल का मैच्योरिटी है या नहीं है। दूसरी बात आ जाती है कि कूपन रेट यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब कूपन रेट का जो प्राइस है, जो कूपन है, वो तब हमें उसका फ़ायदा पूरी तरीके से मिलेगा जब हम प्राइमरी मार्केट से ले रहे हैं। प्राइमरी मार्केट से मतलब है कि सीधा सीधा जब फ्रेश इशू आ रही है, कंपनी बिल्कुल नई इशू कर रही है बॉन्ड को, और बिल्कुल हम पहले सब्सक्राइबर होते हैं। मतलब मैं सेकेंडरी मार्केट से नहीं, किसी दूसरे बॉन्ड होल्डर से ना खरीद करके कंपनी इशू कर रही है, सीधा कंपनी से ले रहे हैं। तो ये हम एक प्राइमरी ये प्राइमरी डील हो गई, इसको कह सकते हैं कि मैं एक प्राइमरी होल्डर होने जा रहा हूँ, खरीदार हूँ। तो कंपनी जब इस बात को इशू कर रही है, इस बॉन्ड को इशू कर रही है, तो हमें ये देखना है कि कंपनी का कूपन रेट कितना है। तो वो कूपन रेट मुझे सूट कर रहा है कि नहीं, कितना, क्या वो 8% के रेट से कर रही है, 10% के रेट से कर रही है, 6% के रेट कर रही है, क्या मैं उसमें संतुष्ट हूँ कि मुझे जितना मिलना चाहिए उतना मिल रहा है। दूसरा तरीका हो सकता है कि मेरी टाइम होराइजन नहीं मैच कर रहा है, कि वो 5 साल है, 10 साल। तो हम इसके लिए सेकेंडरी मार्केट में भी बॉन्ड जो सेकेंडरी मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सारे बॉन्ड होल्डर्स हैं जिसको, जैसा कि राधिका मैम ने बताया कि बहुत सारे ऐसे बॉन्ड होल्डर्स हैं जिनको मैच्योरिटी से पहले की पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो वो अपना बॉन्ड सेल करना चाहते हैं। तो जब वो कोई सेल करना चाहेंगे तो वो तभी सेल कर पाएंगे जब कोई खरीदार होगा। यानी कि खरीदने और बेचने का जो प्रोसेस है ये तभी पॉसिबल है जब कोई खरीदार भी हो और जब कोई बेचने वाला भी हो। तो अगर अब उसमें आपको ये देखना है कि आपको सपोज 2 साल के लिए हम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप बहुत सारे सेकेंडरी मार्केट में ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, एक्सचेंजेस पे हैं, ब्रोकर्स अवेलेबल हैं, जो वो ब्रोकर्स हैं जो कि सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हो सकते हैं। बिल्कुल मतलब ऑथेंटिक ब्रोकर्स को आपको चूज़ करना है। अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर इस बात को डिस्कस करें और मशवरा करके तब उसके बाद उस इन्वेस्टमेंट को करें, जिससे कि आपकी रिस्क तो एक हो जाए। अब बात आती है कि 2 साल की, हम वहाँ थे कि 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो जो सेकेंडरी मार्केट में आ गए, अब वहाँ बहुत सारे बॉन्ड्स अवेलेबल हैं। किसी कोई 2 साल में मैच्योर होने वाला, पुराना चला आ रहा है, उसकी मैच्योरिटी 2 साल में ख़त्म होने वाली है, लेकिन अब कोई ऐसा बॉन्ड होल्डर है जो उसको बेचना चाह रहे हैं और आप उसके लिए खरीदार हैं, और उसकी जो कूपन रेट है, तो वो कूपन रेट तो उसमें कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ एक नई बात आ जाती है जिसको यील्ड बोलते हैं। यील्ड क्या चीज़ होता है, ये थोड़ा सा अलग हो सकता है। यील्ड टू मैच्योरिटी को वहाँ पे देखना पड़ता है कि इसकी कितनी यील्ड चल रही है। अब यील्ड क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझाना चाहूँगा। मान लिया कि कोई कूपन रेट है किसी का 10% के हिसाब से, 10% के हिसाब से किसी कंपनी ने अपना कूपन रेट दिया, लेकिन इसका सीधा संबंध इंटरेस्ट रेट से। इंटरेस्ट रेट मतलब कि रेपो रेट ले सकते हैं कि जो मार्केट में क्या इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं, एफडीज के इंटरेस्ट रेट, ये सब कुछ डिपेंडेंट करता है रेपो रेट से, कहीं ना कहीं से ये लिंक्ड है। तो रेपो रेट जब बहुत ज़्यादा होता है या जब रेपो रेट कुछ और है, एक लेवल पर है, उस समय इशू हुआ और किसी बॉन्ड का अगर कूपन 10% है, अब रेपो रेट जब कम होता है तो कुछ सालों बाद जब रेपो रेट कम हो गया, उसके बाद जो नई इशू आएगी किसी कंपनी ने, वही कंपनी ने जब नया इशू करेगी, तो वो उसका जो कूपन रेट होगा वो कम का होगा। इसका मतलब कूपन रेट जब कम होगा तो जो सेकेंडरी मार्केट में अवेलेबल कूपन रेट यानी 10% का है, अब जो इंटरेस्ट रेट गिरने के बाद जो नया कूपन रेट आया वो 8% का है जी। तो 10% वाले की डिमांड बढ़ जाती है जी। तो जब डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी वैल्यू, उस बॉन्ड की वैल्यू बढ़ने लगती है। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक ही सामान है लेकिन वो अलग अलग समय पर इशू हुए हैं, एक की डिमांड ज़्यादा है और एक की कम है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टर को ज़्यादा फायदा है। उसकी डिमांड बढ़ गई तो उसका ये कह सकते हैं कि यील्ड बढ़ गई है अब जी। तो यील्ड बढ़ गई है तो उसकी फिर वैल्यू क्या हो गई, वैल्यू बढ़ गई। वैल्यूएशन बढ़ने के हिसाब से अब उसके लिए हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा। जो जैसे फेस वैल्यू पे जो बॉन्ड इशू होते हैं, जैसे 1000 रुपये का फेस वैल्यू, तो हो सकता है कि
उस डिमांड जिसकी ज़्यादा आ गई है बॉन्ड की, उसकी वैल्यू अब मार्केट में ज़्यादा हो गई है। हो सकता है 1100 रुपये हो गई हो, 1050 हो गई हो, 1200 रुपये हो गई हो, तो इसकी वैल्यू बढ़ गई है। तो हमें उस हिसाब से इसकी डिमांड बढ़ी है तो इसको ज़्यादा पे करके लेना पड़ेगा, क्योंकि इसकी मैच्योरिटी के टाइम पर जो इसकी यील्ड बढ़ी है, अब ये हमें ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकते हैं क्योंकि डिमांड बढ़ गई है। आने वाले जो नए बॉन्ड इशू हुए हैं वो लोअर कूपन पे इशू हुए हैं। ये बिल्कुल अपोजिट भी हो सकता है, क्योंकि कभी ऐसा भी हो सकता है कि कूपन रेट, अब नए जो बॉन्ड इशू हो रहे हैं उनकी कूपन रेट ज़्यादा है और पुराने वाले की कूपन रेट कम है, तो ऐसे में पुराने वालों की वैल्यू कम भी हो सकती है, तो उनकी यील्ड कम हो सकती है। तो इसका यील्ड का मतलब है कि अभी आपने जैसे सपोज 1000 का फेस वैल्यू वाला आपको 800 रुपये पे मिल रहा है, तो आपको सस्ते में मिल रहा है, तो आपने तो 800 रुपये में ले लिया 2 साल बाद, लेकिन कूपन रेट के हिसाब जो फेस वैल्यू पे कूपन रेट मिलता है, यानी कि 1000 का फेस वैल्यू था, 10% का कूपन रेट था, तो आपको जो कंपनी पे करेगी इंटरेस्ट वो फेस वैल्यू के हिसाब से पे करेगी। और लेकिन आपने मार्केट में वो सस्ता मिल रहा था तो आपने 800 पे खरीद लिया, तो आपको तो 1000 के हिसाब से 10% यानी कि आपको 100 रुपये मिल रहे हैं, चाहे वो सालाना के रेट से हम लेके चल रहे हैं, तो आपको साल में 100 रुपये मिला करेंगे, तो आपको 10% हुआ। लेकिन आपने उसको 800 में खरीदा है, तो आपको क्या मिल रहा है, आपको भी 100 रुपये के हिसाब से, तो आपके लिए उसकी यील्ड टू मैच्योरिटी बढ़ गई है, आपको ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना होगा। तो जब हम किसी सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड खरीदते हैं तो यील्ड जिसकी अच्छी होती है वो यील्ड भी हमें देखना होता है। तो यील्ड का ध्यान रखना है, अपने मैच्योरिटी का ध्यान रखना है और अपनी लिक्विडिटी का ध्यान रखना होता है, जिसके हिसाब से हमारी ये सारी चीज़ें मैच कर जाए तो वो बॉन्ड हमारे लिए सूटेबल होगा। बिल्कुल, बहुत ही डिटेल में और बहुत आपने इसकी टेक्निकलिटीज़ बताई कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर राधिका, अगर हम बात करें अब रिटर्न्स की बात करें, फ़ायदे की बात करें, अगर गृहिणियों की बात करें, स्मॉल बिजनेस ओनर्स की बात करें, किस तरह से उनको इन्वेस्ट करना चाहिए? स्मॉल टर्म भी होते हैं, कुछ मैच्योरिटी पीरियड किसी के ज़्यादा भी होते हैं, तो किस तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे? तो जैसा कि हमने पहले बात की कि हमारे पास कितना फाइनेंस है, कितना पैसा है और हम कितने समय के लिए अपने फंड्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके अनुसार ये सब इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो है वो लेनी चाहिए। एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट एक और जो है इस बॉन्ड के इन्वेस्टमेंट में, वो ये है कि आपका बॉन्ड किस प्रकार का है, फिक्स्ड रेट है या फ्लोटिंग रेट है। फिक्स रेट तो हो गया कि जिसमें आपको एक फिक्स्ड रेट मिल रहा है, एक फिक्स कूपन रेट मिल रहा है, 10% अगर है तो वो 10% मिलेगा। दूसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली अगर जैसे हाउसवाइफ गृहिणियाँ इन्वेस्ट कर रही हैं, तो उनको एक बहुत उनके बजट को पिंच करता है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, प्राइसेस अगर बढ़ रही हैं। तो अगर आपका बॉन्ड आपको 5% कूपन रेट दे रहा है, लेकिन अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन जो है अगर वो 6% है या 7% है, तो आपका जो रिटर्न जो मिल रहा है बॉन्ड से वो तो आपका नेगेटिव हो गया, क्योंकि पैसे की कीमत कम हो गई, क्योंकि प्राइसेस ज़्यादा है, वैल्यू फॉर मनी कम हो जाएगी। तो इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जो छोटे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं या हाउसवाइफ्स गृहिणियाँ इन्वेस्ट कर रही हैं, उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो कूपन रेट आपको मिल रहा है वो आपके जो इकोनॉमी में जो प्राइसेस हैं, जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति की जो दर है, वो उसको कवर कर पा रहा है या नहीं। अगर वो उसको कवर नहीं कर पा रहा है तो आपको जो पैसा मिलेगा 6 साल बाद या 5 साल बाद, वो उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, क्योंकि प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। तो जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो वैल्यू फॉर मनी या जो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिक्स्ड रेट है या फ्लोटिंग रेट है। अगर फ्लोटिंग रेट है, फ्लोटिंग रेट यानी कि आप वो फिक्स नहीं है, वो किसी और, वो जो आपको कूपन मिलेगा वो किसी और इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। वो तो या हो सकता है प्राइस इंडेक्स से रिलेटेड हो, जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो आपका इन्फ्लेशन का एक मेट्रिक है उससे रिलेटेड हो, या नेशनल स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट जो एक और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है उसके इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड हो। तो
इंटरेस्ट रेट आपको या जो कूपन रेट है वो कितना मिल रहा है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए, ताकि उनको नुकसान ना हो। उनको जो इन्फ्लेशन के बाद जो अगर 3 साल के लिए उन्होंने पैसा अपना पार्क किया है बॉन्ड में, उनके बाद जो उनको पैसा मिल रहा है वो उतना होना चाहिए कि वो इन्फ्लेशन को भी कवर कर सके और उनको एक अच्छा खासा एक डिसेंट रिटर्न मिले। तो एक फिक्स रेट हो गया, एक आपका फ्लोटिंग रेट हो गया, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि कुछ ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड होते हैं, तो वो भी एक तरीके के बॉन्ड हो सकते हैं जिसमें लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। या आपको एक देखना होगा कि आपका जो बॉन्ड है वो इन्फ्लेशन के जो रिटर्न रेट है उसको कवर करके फिर आपको एक डिसेंट रिटर्न दे रहा है। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो स्मॉल इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि आपको अपने कूपन रेट को इन्फ्लेशन रेट से कंपेयर करके तब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और दूसरा आपको ये भी देखना चाहिए कि उस समय आपके जो बैंक्स हैं वो आपको कितना एफडी ऑफर कर रहे हैं। तो फिक्स डिपॉजिट एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है। शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स ये तो है ही, क्योंकि पर वहाँ पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे रिटर्न भी ज़्यादा है पर रिस्क भी ज़्यादा है। अगर हम सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात करें तो आपका जो फिक्स डिपॉजिट है और आपका बॉन्ड का कूपन रेट है, आपको उस चीज़ की भी कंपैरिजन करनी चाहिए कि कौन सी ज़्यादा आपको रिटर्न दे रही हैं। ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा लिक्विडिटी, कि आप जो बॉन्ड आपने खरीदा, अगर आपको पैसे की आवश्यकता बीच में पड़ गई, अगर आपने 3 साल के लिए खरीदा, आपको 6-8 महीने के बाद पैसे की आवश्यकता पड़ गई, तो क्या आप उस बॉन्ड को मार्केट में जाकर बेच पा रहे हैं या नहीं? क्या उस बॉन्ड की डिमांड है बाकी इन्वेस्टर्स के माध्यम से या नहीं? लिक्विडिटी है या नहीं? उस बॉन्ड की ट्रेडिंग हो रही है या नहीं मार्केट में? ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अगर उस बॉन्ड की ट्रेडिंग नहीं हो रही है तो आपको मैच्योरिटी तक उसको होल्ड करना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं हेल्ड टू मैच्योरिटी। तो उस समय चाहे जैसे प्रकाश जी ने यील्ड और कूपन की बात की कि आपको हो सकता है उस समय मार्केट में एक कूपन ज़्यादा हो, आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हो, आपका बॉन्ड जो है वो कम कूपन दे रहा है, यील्ड ज़्यादा है, तो आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हो, लेकिन आप नहीं उठा पा रहे क्योंकि उस बॉन्ड की डिमांड नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है। तो एक लिक्विडिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, कूपन रेट ऐसा होना चाहिए कि आपके इन्फ्लेशन की दर को वो कवर कर सके। तो ये 2 चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना चाहिए जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं या वो फर्स्ट टाइम अपनी हाउस होल्ड सेविंग्स को लगा रहे हैं, तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जी, बहुत जैसे कि अभी प्रकाश जी ने भी बताया, डॉक्टर राधिका ने भी बहुत डिटेल में हमें डिस्कस किया कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए जब आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। प्रकाश जी, यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे, बॉन्ड की हमने बात की, क्या कुछ टाइप ऑफ बॉन्ड्स के बारे में बता सकते हैं? टाइप ऑफ बॉन्ड्स में जैसे हम ये मान सकते हैं कि एक तो 2 तरीके से हो सकते हैं कि शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और ऐसे बॉन्ड्स मतलब कह सकते हैं। बाकी टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में ये कह सकते हैं कि जैसे फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइप के बॉन्ड्स हो गए। एक तो होता है कि जीरो कूपन बॉन्ड्स, ये एक तरह के बॉन्ड्स होते हैं। एक कॉलेबल बॉन्ड्स होते हैं, कॉलेबल और पुटेबल बॉन्ड्स भी होते हैं। तो कॉलेबल बॉन्ड्स का मतलब मैं इसको थोड़ा सा बहुत ही आसान शब्दों में समझाना चाहूँगा कि जैसे जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या, जैसे कूपन तो हर बॉन्ड में होता ही होता है। कूपन का मतलब ये हो गया कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मैच्योरिटी पे आपको अपना प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा और किस रेट से आपको वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, उसको कूपन बोल रहे हैं हम जी। तो जीरो कूपन में अब बात ये आती है, एक सुनने में बड़ा अजीब सा लगा कि जीरो कूपन बॉन्ड, कूपन ही नहीं है, जीरो है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो जीरो कूपन बॉन्ड कैसे काम करते हैं कि जीरो कूपन बॉन्ड में सपोज मान लिया कि किसी इसका फेस वैल्यू है किसी बॉन्ड का, जो जीरो कूपन बॉन्ड नाम है 100 रुपये है। तो 100 रुपये आपने फेस वैल्यू पे आपने खरीदा उसको, आपको मैच्योरिटी भी 100 रुपये मिल जाएंगे, लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं मिल, क्योंकि कूपन है ही नहीं उसमें। उसमें क्या होता है कि उसमें डिस्काउंटेड रेट पे मिलता है। जैसे कि 100 रुपये का है तो आपने 100 रुपया सब्सक्राइब किया, 10 रुपीज़ अगर उसका फ़ायदा मिलने वाला था, वो आपको 10 रुपये कम देना है या दे करके ही आपको तुरंत ही आपको 10 रुपये वो मिल जाएंगे। तो इस तरीके से क्या हो गया, आपने कूपन तो नहीं लिया लेकिन वो नेट में आपको कितने का पड़ा, 90 रुपये का पड़ गया। तो कूपन नहीं मिला लेकिन 10 रुपये आपने पहले ही ले लिया और उसके बाद से तो मोटा मोटी आपके 90 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो गया। मैच्योरिटी जब आई आपको पूरा 100 रुपये का वैल्यू मिल गई। तो इस तरह से ये एक तरह से जीरो कूपन बॉन्ड हो गया जी।
अब बात आती है कॉलेबल बॉन्ड्स। मैंने एक और कहा कि ये एक टाइप का बॉन्ड्स होता है। कॉलेबल बॉन्ड्स ये हो जाते हैं कि एक कॉल का मतलब होता है कि कंपनी ने बॉन्ड्स के लिए कॉल कर लिया, ऐसा कह सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कंपनी ने ये ऐसा सोचा कि 10 साल के लिए बॉन्ड इशू कर दी, लेकिन कंपनी को ऐसा लगता है कि 10 साल तक बॉन्ड तो इशू कर दिया, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कंपनी बॉन्ड इशू की थी, उसको पैसों की ज़रूरत थी, उसकी ज़रूरत हो सकता है 5 साल में पूरी हो जाए। एक दूसरा तरीका हो सकता है इंटरेस्ट रेट। हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में और कम हो गए, तो इंटरेस्ट रेट जब कम होंगे तो उसको फ्रेश बॉन्ड इशू करने के लिए जो हायर कूपन रेट पे जो उसने इशू किया था उसको कॉल करके उसको वाइंड अप कर ले, ख़त्म कर दें, और उसके बाद से लोअर बॉन्ड पे, लोअर कूपन रेट पे वो नया फ्रेश इशू कर दें। क्योंकि बहुत ही ये खास बात है कि इंटरेस्ट रेट से बॉन्ड के कूपन का बड़ा ही रिलेशन है। कूपन उसके हिसाब से जितने भी फ्रेश बॉन्ड इशू होते हैं उस समय के जो इंटरेस्ट रेट होते हैं उस कंट्री में, यानी अपने भारत में भी है, जब भी है, उस हिसाब से उसका कूपन डिसाइड किया जाता है। तो कॉलेबल का मतलब ये हो गया कि 10 साल की बॉन्ड हो सकता है कि बॉन्ड होल्डर से उस बॉन्ड में एक मेंशन होगा कि 5 साल के बाद ये कॉलेबल कभी भी हो सकता है। तो 5 इयर्स के बाद कंपनी को कभी भी लगता है, या कॉरपोरेट को, या जिसने भी इश्यूअर है उसको लगा कि मुझे अब पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं बॉन्ड होल्डर को बोलूँगा कि अपने बॉन्ड मुझे वापस करिए, अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो ले जाइए और हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म। जी, ठीक है, तो ये कॉलेबल बॉन्ड्स हो गए। तो ये कंपनी जब चाहे उसको कॉल कर सकती, लेकिन ये बॉन्ड इशू करते समय ये सब कुछ मेंशन होता है, ये कॉलेबल है। इसकी कॉलिंग जो टाइम है कम से कम 3 साल 5 साल या जब भी है, उसकी टेन्योर डिसाइडेड होती है कि इतने के बाद ही कॉलिंग होगी, या कुछ फिक्स कॉलिंग भी होगी, इतने बाद कॉलिंग हो सकती है। अगर कॉलिंग नहीं हुई तो अब ये हाई रिस्क बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इसमें कूपन रेट बहुत ज़्यादा होता है। कूपन रेट ज़्यादा होता है, अगर कॉलिंग नहीं हुई तो आपके लिए जो इन्वेस्टर्स है, बॉन्ड होल्डर के लिए लंबे समय तक उनको फ़ायदा है। लेकिन कंपनी कब कॉल कर सकती है? जब कंपनी को फ़ायदा होगा। सेम इसका एक उल्टा होता है पुटेबल बॉन्ड। ये थोड़ा सा कम रहता है, ये जस्ट एक रिवर्स ऑप्शन ले सकते हैं कि जब बॉन्ड होल्डर को ज़रूरत पड़ सकते हैं अपने कैपिटल की, तो वो इसको अपने इशूअर को बोल सकता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, ये बॉन्ड का कॉन्ट्रैक्ट हम ख़त्म करते हैं, ये बॉन्ड लीजिए और मेरे प्रिंसिपल को वापस कर दीजिए, जितना टाइम तक रहा उसका तो उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कूपन पे किया, अब ये ख़त्म हो गए। तो ये एक इस तरह का वो हो गया। तो ये कॉलेबल पुटेबल हो गए, ये आपके जीरो कूपन बॉन्ड्स हो गए, बाकी नॉर्मल बॉन्ड्स हैं। राधिका मैम ने फ्लोटिंग रेट और ये फिक्स, ये 2-3 तरह के बॉन्ड्स बताए, तो इस तरह के टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हमारे पास रहते हैं। तो टाइप ऑफ बॉन्ड्स की हम बात कर रहे हैं, और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात ना हो ये तो हो नहीं सकता। आपसे समझना चाहेंगे डॉक्टर राधिका। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में अगर हम बात करें तो एक बहुत ही इन्वेस्टमेंट अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली फॉर उन हाउस होल्ड्स के लिए जो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पर ये एक इफ़ेक्टिव ऑप्शन इसलिए क्योंकि इसमें आप गोल्ड को फिजिकली होल्ड नहीं कर रहे हैं, गोल्ड को आपने मोनेटाइज कर दिया। गोल्ड को एक बॉन्ड के फॉर्म में सरकार इशू करती है, इसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड कहा जाता है। और ये किन डिनोमिनेशन में होता है? ये ग्राम्स ऑफ गोल्ड के डिनोमिनेशन में होता है। जैसे नॉर्मली जो बॉन्ड होता है वो रुपए होगा, उसमें जैसे 1000 रुपए का बॉन्ड हुआ या 50,000 का हुआ। यहाँ पे जो बॉन्ड हो रहा है, इशू हो रहा है, उसका जो वैल्यू है या उसका जो डिनोमिनेशन है वो ग्राम्स ऑफ गोल्ड के फॉर्म में इशू हो रहा है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो उस समय की जो एवरेज गोल्ड प्राइस की वैल्यू है, जो एक प्योर 999 प्योरिटी ऑफ गोल्ड है उसकी वैल्यू है, उसके अनुसार इस बॉन्ड की वैल्यू फिक्स की जाती है। और कुछ समय के बाद, मतलब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जानने की है वो है कि इसमें एक लॉक इन पीरियड होता है। आप इमीडिएटली जैसे आपने बॉन्ड खरीदा, आप उसको कुछ समय के उपरांत उसको आप सेल नहीं कर सकते, कुछ समय के लिए आपको उसको होल्ड करना है। तो हो सकता है कि एक 8 साल का बॉन्ड है और उसका 5 साल का लॉक इन पीरियड है, आपको उसको होल्ड करना है। और उस लॉक इन पीरियड के बाद या तो आप उसे सेकेंडरी मार्केट में सेल कर सकते हैं, और या आप 8 साल तक, अगर वो बॉन्ड है तो आप 8 साल तक उसको होल्ड कर सकते हैं। और 8 साल के बाद जो उस समय की 8 साल के बाद जो गोल्ड प्राइसेस होंगी, एवरेज जो गोल्ड प्राइस होगी, उसके वैल्यू के अनुसार आपको
उसका प्रिंसिपल वापस मिलेगा। और बीच का जो समय है उसमें आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है जो टिपिकली ज़्यादा नहीं है, 2.5% मिलता है। लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आप समझते हैं कि आने वाले समय में गोल्ड की प्राइसेस जो है वो बढ़ने वाली हैं, तो एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इसमें जो रिस्क होता है कि आप घर में सोना रख रहे हैं वो रिस्क नहीं है। दूसरा रिस्क ये है कि आपको पता नहीं है कि आपने जो सोना लिया उसकी क्वालिटी प्योर है या नहीं। तो ये जो स्टोरेज कॉस्ट हो गई या प्योरिटी से रिलेटेड जो रिस्क हो गया उसको आप अवॉइड करके सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है। और सरकार जो है समय समय पे ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के ट्रांचेस मतलब इशुएंसेस कई पीरियोडिक समय पे लाए जाते हैं और उस समय के जो प्रिवेलिंग गोल्ड प्राइस है उसके अनुसार वैल्यू फिक्स की जाती है और एक मिनिमम थ्रेशोल्ड है। आप 1 ग्राम गोल्ड की वैल्यू का सॉवरेन बॉन्ड खरीद सकते हैं या आप 20 ग्राम के गोल्ड की वैल्यू के अनुसार खरीद सकते हैं। तो एक लोअर लिमिट है और एक अपर लिमिट है हाउस होल्ड्स के लिए, इंडिविजुअल के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो इसके बहुत ही क्लियर कट रूल्स लिखे गए हैं कि आप कितना खरीद सकते हैं, कितना उसका इंटरेस्ट रेट है, कितना उसका लॉक इन पीरियड है और मेच्योरिटी के बाद आपको कितना उसका वैल्यू मिलेगा। तो अगर मेच्योरिटी के समय गोल्ड प्राइसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जब आपने इन्वेस्ट किया तो आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। तो यहाँ पे जो आपका जो गेन या लॉस होगा वो इस बात पे निर्भर करेगा कि जो गोल्ड की प्राइसेस है वो आपने जब खरीदा और जब आपकी मेच्योरिटी, जब बॉन्ड की जो मेच्योरिटी हुई उसके बीच में गोल्ड की प्राइसेस कैसे चेंज हुई उस पर ये निर्भर करेगा कि आपको इस पर कितना रिटर्न मिला। जी, ये तो बात हुई SGBs की। अगर हम यहाँ बात करें कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की डॉक्टर राधिका, वो भी आपसे समझना चाहेंगे। जी, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एक हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें जैसे किसी कंपनी ने बॉन्ड इशू किया तो उस समय कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि आने वाले समय में कुछ पीरियड के बाद इन्वेस्टर को ये ऑप्शन है कि वो इस बॉन्ड को कन्वर्ट कर सकता है कंपनी के शेयर्स में। तो एक तो आपका बॉन्ड हो गया जिसको हम जैसे प्रकाश जी ने कहा डेट सिक्योरिटी है। तो दूसरा जो है कि अब ये बॉन्ड में एक ऑप्शन है कि आप इसे कुछ समय के बाद आप कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी में, जो कंपनी के जो शेयर्स हैं उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब किसी बॉन्ड में ये एक फीचर डाला जाता है, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है कि आप 3 साल के बाद जो आपके बॉन्ड होल्डिंग्स हैं आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी में, तो ऐसे बॉन्ड्स को हम कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कहते हैं। और इसके कई प्रकार हो सकते हैं। कुछ होते हैं जो ऑप्शनली कन्वर्टेबल होते हैं, जिसमें अगर मैंने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया तो ये मेरी चॉइस है कि मैं बॉन्ड को कन्वर्ट करना चाहूँगी या नहीं शेयर्स में। और दूसरा ऐसे होते हैं जो कंपल्सरीली कन्वर्टेबल होते हैं कि जो 3 साल बाद या 2 साल बाद आपको उस बॉन्ड को कंपनी के शेयर्स में कन्वर्ट करना ही करना है। तो दैट इज़ अनदर एक और ऑप्शन है। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के भी जो डिफरेंट फीचर्स होते हैं। अब आपको यहाँ पे ये देखना होगा कि आपको ये एक हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि इसमें आपको बॉन्ड का भी फीचर मिल रहा है, कुछ समय तक आपको आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, फिक्स कूपन मिल रहा है और उसके बाद आपको एक चांस दिया जा रहा है कि आप जो कंपनी का जो अगर प्रॉफिट बढ़ेगा उसके साथ कंपनी का डिविडेंड बढ़ेगा तो आपको शेयर की प्राइसेस बढ़ने के साथ साथ हायर रिटर्न का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो ये एक कन्वर्टेबल ऑप्शन होता है और टिपिकली कन्वर्टेबल ऑप्शन का जो कूपन रेट होता है वो थोड़ा लोअर होता है क्योंकि इसमें आपको एक चॉइस है, इसमें आपको एक ऑप्शन है कि आप कुछ समय के बाद आपका जो बॉन्ड होल्डिंग है उसको कंपनी के इक्विटीज़ में या शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक कन्वर्टेबल बॉन्ड की जी परिभाषा है। तो ये तो बात हुई डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की हमने बारे में डिस्कस किया। प्रकाश जी, यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे एडवांटेजेस के साथ साथ क्या कुछ रिस्क भी जुड़े हुए हैं इससे? जी, रिस्क है। हर चीज़ के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है, तो ये तो समझना पड़ेगा। तो रिस्क मेनली जो बॉन्ड्स में रिस्क होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक तो क्रेडिट रिस्क होता है। क्रेडिट रिस्क का मतलब ये होता है कि मैंने इशूअर से बॉन्ड लिया और हमने इशूअर को अपने कुछ कैपिटल दे दिए और उसने एक फिक्स मैच्योरिटी बताई है कि इस मैच्योरिटी के बाद आपको ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट वापस हो जाएगा और जो कूपन रेट बोला था वो कूपन रेट के हिसाब से आपको कूपन के इंटरेस्ट आपको मिल रहे हैं।
ऐसा हो सकता है कि ये आपको मैच्योरिटी पे पैसा मिले ही नहीं। इस चीज़, ये जो रिस्क है, इस रिस्क को हम कहते हैं क्रेडिट रिस्क। लेकिन ये मिलना नहीं मिला, अगर बिल्कुल ही नहीं मिला तो इसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट। ये डिफ़ॉल्ट हो गया, मतलब ये कंपनी डिफ़ॉल्ट हो गई तो ये डिफ़ॉल्ट रिस्क हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया। लेकिन अब इसको कैसे समझना है, इसके लिए कुछ रेटिंग्स होती हैं कि कितनी रेटिंग्स होती हैं। रेटिंग, अब जो इसमें सबसे सेफेस्ट रेटिंग जो उसकी होती है क्रेडिट रिस्क की, वो AAA रेटिंग होती है। कुछ एजेंसीज हैं, वर्ल्ड वाइड एजेंसीज भी हैं और इंडिया में भी एजेंसीज हैं। वर्ल्ड वाइड में देखा जाए तो जो बड़े ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज हैं, जैसे S&P है और फिच है और मूडीज़ है, ये कंट्रीज़ को भी रेटिंग देती हैं और इवन बड़े बॉन्ड्स को भी रेटिंग देती हैं। अब भारत, अपने इंडिया की बात करें तो इसमें देखा जाएगा तो इसमें क्रिजिल है, केयर है, ICRA, ये कुछ ऐसे एजेंसीज हैं, रेटिंग एजेंसीज, जो बॉन्ड्स को रेटिंग देती हैं। ये पर्टिकुलर उस कंपनी के जो बॉन्ड इश्यूअर्स होते हैं, उस कंपनी की पूरी लेन देन को देखते हैं कि वो समय से पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनकी बिजनेस क्या है, इनफ्लो कैसा है, इंटरेस्ट टाइम टू टाइम पे कर रहे हैं कि, ओवरऑल इनका पूरा बिजनेस को देखने के बाद वो एक रेटिंग देते हैं कि इस कंपनी का बॉन्ड अगर आप लेते हैं तो इसकी ये रेटिंग है। तो इसमें जो सबसे सेफेस्ट रेटिंग होता है वो AAA रेटिंग है। AAA यानी कि सेफ है, आपका डिफ़ॉल्ट के चांस ना के बराबर है। देखिए 100% तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उसका मतलब है कि आप बिल्कुल सेफर साइड में एकदम। उसके बाद आ जाता है AAA के बाद इसमें फिर आते हैं AA, और AA में भी AA माइनस है, AA, इस तरह से इसकी रेटिंग A, फिर B। तो ये कुछ एक जोन है जो कि इसमें हम ये कहते हैं कि इसमें हम ये बॉन्ड्स जो है ना, इसमें हम लिया जा सकता है, इसमें इन्वेस्ट करने के लायक है। लेकिन कुछ ऐसे रेंज आते हैं जैसे हम BBB के नीचे जब चलने जाते हैं, B में और C में या D तक पहुंच गए, यानी डिफ़ॉल्ट हो गए, ये ऐसा माना जाता है कि ऐसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितने भी इनकी रेटिंग्स कम होती चली जाती है, इसके हिसाब से ईश्वर इनका कूपन रेट ज़्यादा रखता है, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करना चाहेगा तो अगर कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट में जाएगा तो उसे कुछ ना कुछ अट्रैक्शन मिलना चाहिए। वो क्या हो सकता है? कूपन रेट। तो जितने भी कम रेटिंग के जो बॉन्ड्स होते हैं उनके कूपन रेट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर इसमें कम से कम इन्वेस्ट तो करें। अब किसी को AAA भी मिल जाए और बहुत ज़्यादा कूपन रेट मिल जाए तो उससे बढ़िया क्या बात है, दोनों ही मतलब विन विन सिचुएशन हो गई। तो ऐसे में तो उसको बहुत ही अच्छा फायदा हो जाएगा। तो सेफ्टी रेटिंग एक तो ये हो गई और ये डिफ़ॉल्ट के चांसेस कम हो गए। दूसरी बात आ जाती है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी का मतलब ये हो गया कि क्या मतलब ज़रूरत पर, मैच्योरिटी तो लंबी होती है, ज़रूरत पर पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अब सेकेंडरी मार्केट में ये बॉन्ड इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बॉन्ड का मार्केट अभी इतना वॉल्यूम नहीं है, इतने लोग ट्रेड नहीं करते हैं जिससे कि मतलब मैं इसको बेचने जाऊं और कोई ना कोई इसको खरीद ले। तो ये एक लिक्विडिटी रिस्क हो जाती है, जिसकी वजह से हमें जब चाहें तब पैसे मिले या ना मिले। तो इस तरह से एक ये रिस्क हो गया। फिर अब बात आ जाती है कि एक तो डिफ़ॉल्ट के चांसेस हो गए, ये रिस्क हो गया। तो एक तो ये रिस्क की जो बात हो गई, इससे हम ये देखते हैं कि ये डिसएडवांटेज एक तो नहीं है, हमें इसको समझ करके तब हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब बात आ जाती है कि लिक्विडिटी को देखते हुए अगर हम चाहें तो एक हमारे पास ऑप्शन है, जो कि हम स्टार्टिंग में आपने थोड़ा जिक्र किया था कि म्यूचुअल फंड से इसका क्या संबंध है। अब इसका संबंध ऐसे हो सकता है कि म्यूचुअल फंड में भी मेजरली दो कैटेगरी होते हैं, एक डेट म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, हाइब्रिड भी होते हैं। तो हम डेट की बात करें, क्योंकि जैसा कि एक डेट सिक्योरिटी है बॉन्ड्स, तो डेट म्यूचुअल फंड्स के अंदर में जो उस फंड के अंदर क्या होते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, और ये बॉन्ड्स अलग अलग टाइम पीरियड्स के हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हो सकते हैं, लिक्विड फंड्स हो सकते हैं, लिक्विड फंड्स में ओवरनाइट फंड्स हो सकते हैं, ओवरनाइट जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये बहुत ही सेफ होते हैं। इनकी मैच्योरिटी 1 दिन की होती है, और तो 1 दिन में डिफ़ॉल्ट के चांसेस कम होते हैं। यहाँ डिफ़ॉल्ट नहीं है और यहाँ पे आपको मतलब रेटिंग का कोई चक्कर ही नहीं बनता है। तो इस तरह से, और इसकी लिक्विडिटी बहुत हाई है, क्योंकि 1 दिन में मैच्योर हो रहा है, तो आपको लिक्विडिटी का रिस्क नहीं है। तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं, लिक्विड फंड्स होते हैं, मीडियम ड्यूरेशन फंड्स होते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स होते हैं, तो लो ड्यूरेशन फंड्स भी होते हैं। तो इस तरह डिफरेंट टाइप्स के वो हैं जिसमें, और यहाँ लिक्विडिटी की दिक्कत इसलिए नहीं है कि आप एक
म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हो उसमें बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है, तो कोई उसके सब्सक्राइबर हो रहे हैं, कोई सेल कर रहा है, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है। तो सेकेंडरी मार्केट में म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर्स या जो कंपनी है, एएमसी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उनके पास बहुत बड़ा एसेट होता है और आप उस पूरे एसेट में से आपका छोटा सा हिस्सा हो सकता है। तो आप बेचने जा रहे हैं तो कोई ना कोई खरीदार मिल जाएगा। तो म्यूचुअल फंड में के थ्रू अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यानी डेट फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके लिए लिक्विडिटी का कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। फिर भी रिस्क है, लेकिन मैं इसको 100% नहीं कहूँगा। वहाँ आप इजीली इसको बेच सकते हैं और निकल सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये फ़ायदे और नुकसान इसको देख के ध्यान में रख करके इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हमें चूज़ करना है बॉन्ड्स में। जी, तो किन चीज़ों को रखें ध्यान में, ये बहुत ही डिटेल में बताया प्रकाश जी ने। डॉक्टर राधिका, आपसे समझना चाहेंगे ले मैन लैंग्वेज में, जो कि गृहिणियाँ हैं, जो कि नई इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए आपसे समझना चाहेंगे कि जैसे कि अभी बताया कि मैच्योरिटी पीरियड अगर छोटा हो तो उसमें रिस्क फैक्टर्स कम होते हैं, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके थ्रू। आप और क्या सजेशंस दे सकती हैं जो कि ध्यान में रख के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाए? जी, इसमें यही है कि अगर आप खुद स्टडी नहीं कर सकते कि अगर जैसे किसी कंपनी के बॉन्ड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये नहीं पता कि कंपनी वो पैसा किस चीज़ के लिए यूज़ कर रही है या कंपनी का बिजनेस पैटर्न क्या है, उसके बेसिस पे आप उस बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहेंगे या नहीं। मतलब बॉन्ड अगर कंपनी कोई इशू कर रही है, क्या उसका वो बिजनेस उसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है या नहीं। अगर वो इन्वेस्टर को इतना क्लैरिटी नहीं है तो वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जा सकता है। जैसे कि प्रकाश जी ने बताया कि म्यूचुअल फंड्स में एक पोर्टफोलियो होता है। जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो एक पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करें, कई सारे बॉन्ड्स में एक साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर एक बॉन्ड ने ठीक नहीं किया तो दूसरा बॉन्ड है, एक बैलेंसिंग हो जाती है। तो एक तो ये तरीका हो गया कि अगर आपके पास इतनी क्लैरिटी है, आप समझ सकते हैं कि जिस कंपनी के या जिस इशूअर के बॉन्ड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उस पैसे का क्या उपयोग कर रहा है, बिजनेस प्लान के लिए कर रहा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहा है, किस पर्पस के लिए कर रहा है, और आगे आने वाले समय में क्या उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी है कि वो आपके पैसे को टाइम से दे पाएगा, अपने कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर कर पाएगा या नहीं। तो वो एक समझना एक इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बताया कि रेटिंग्स जो दी जाती हैं वो एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। आप समझ सकते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट जो इशू हुआ है उसकी रेटिंग क्या है, AAA रेटिंग है या AA रेटिंग है, या उस कंपनी ने जो और पहले बॉन्ड्स इशू किए थे उसकी रेटिंग कैसी रही है, पिछले आने वाले कुछ महीनों में उनकी रेटिंग्स कैसी रही है। क्या उनकी रेटिंग्स एक ऐसा समय तो नहीं आया कि रेटिंग बहुत नीचे गिर गई है, जब इशू किया था तो AAA था, अब उसकी रेटिंग AA- हो गई है। तो जो रेटिंग एजेंसीज आपको एक गाइडेंस दे रही है उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत ही सिंपल तरीके से ये हम पता लगा सकते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल जो है वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं, रेटिंग एजेंसीज ठीक है या नहीं। और अगर उस तरीके से भी समझ नहीं आ पा रहा है तो एक बहुत जो इफ़ेक्टिव तरीका है वो है कि आप डेट म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप इशू करें, जहाँ पे एक क्योंकि पोर्टफोलियो है, आप एक बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आपका जो रिस्क है वो किसी एक कंपनी में नहीं है, एक पोर्टफोलियो में है, तो एक बैलेंसिंग हो जाती है। तो ये दो चार चीज़ें हैं जो ध्यान में रखने के लिए है गृहिणियों के लिए और फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए, कि जो डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं उनको स्टडी करना, किस पर्पस के लिए पैसा उठाया जा रहा है मार्केट से, किस पर्पस के लिए, किस ऑब्जेक्टिव के लिए बॉन्ड इशू किया जा रहा है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। जो कंपनी ने ट्रांसपेरेंटली सब चीज़ों को लिस्ट किया है या नहीं, कंपनी ने ये बताया है या नहीं कि ये क्या कॉलेबल बॉन्ड है या ये कन्वर्टेबल बॉन्ड है या नहीं, सारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। एक जैसे बात की क्रेडिट रिस्क की, दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट और रिस्क हो सकता है वो है मार्केट रिस्क। जब आपने खरीदा तो जो आपको कूपन मिल रहा है वो 8% है, लेकिन 6 महीने के बाद इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ गया और वो 12% हो गया, तो आपके बॉन्ड की वैल्यूएशन जो है वो कम हो जाएगी। तो इन चीज़ों को जानना ज़रूरी है, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को देखना, रेटिंग्स प्रोफाइल, उस कंपनी की रेटिंग्स प्रोफाइल कैसी रही है उसको समझना ज़रूरी है। और तीसरा जो एक सेफ़र ऑप्शन है कि आप डेट म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करें, और क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड्स में कई प्रकार के पोर्टफोलियो होते हैं, जैसे कि प्रकाश जी ने बताया ओवरनाइट हो सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो सकते
सकते हैं, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हो सकते हैं। तो जिस तरीके का आपका इन्वेस्टर एपेटाइट है कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, उसके अनुसार आप ऐसे डेट म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करें जो आपका पैसा उस ड्यूरेशन के बॉन्ड्स में लगा रहा है। जी बिल्कुल। यहाँ पर प्रकाश जी, अब आपसे समझना चाहेंगे, आज हम बात कर रहे हैं बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट की, तो उसमें आपसे चाहेंगे कंक्लूडिंग रिमार्क। देखिए, बॉन्ड्स में जब इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है तो बॉन्ड्स जैसे कि एक एसेट क्लास है, डेट एसेट क्लास में आता है, तो सभी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट तो करते ही हैं। तो इन्वेस्टमेंट का एक ओवरऑल अपना एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना चाहिए और अपने एसेट क्लास को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। मींस आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी में हैं, तो डेट में भी हैं, बॉन्ड्स, तो आपको एज ए इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में डेट इंस्ट्रूमेंट को रखना चाहिए, बॉन्ड्स को रखना चाहिए जी। आप चाहे जिस तरह से कंफर्टेबल हो, डायरेक्टली बॉन्ड्स प्राइमरी मार्केट से खरीदें, सेकेंडरी मार्केट से खरीदें या म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से खरीदें। यानी कि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा बॉन्ड्स के इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए, यानी डेट इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए, इक्विटी में होना चाहिए, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा रिटर्न दे देंगे। तो इस तरह से आपका एक पोर्टफोलियो बैलेंस्ड हो जाता है और आपका एसेट एलोकेशन हो जाता है और डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है आपकी पूरे पोर्टफोलियो की। तो इस तरह से आप कभी ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट बहुत गिरा और आपको पैसे की जरूरत पड़ी, तो कम से कम आपके बॉन्ड्स हैं या डेट म्यूचुअल फंड्स हैं जो आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे और आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। जब मार्केट अच्छा है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। जी डॉक्टर राधिका, आपसे भी ब्रीफ में एक कंक्लूडिंग रिमार्क चाहेंगे बॉन्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पर। जी, बॉन्ड एक जो शुरुआती जो इन्वेस्टर्स होते हैं या जिनको जो सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चाहते हैं, उनके लिए बॉन्ड एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिल रहा है और डिपेंडिंग कि आप कितनी टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके अनुसार। अब हम देख रहे हैं कि पहले सिर्फ इंडिया में इक्विटी मार्केट ज़्यादा डेवलप था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बॉन्ड मार्केट धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, कंपनीज जो हैं बैंक से पैसा ना लेके बॉन्ड के थ्रू पैसा उठा रही हैं, और अभी जैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे कंपनीज अपना ध्यान देंगी, वो अपना बिजनेस एक्सपेंशन करेंगी, तो उनको बॉन्ड की आवश्यकता है। तो एक बॉन्ड एक अच्छा साधन है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करें। अपनी हार्ड अर्न जो सेविंग्स है उसका कुछ हिस्सा एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में रखें, कुछ पार्ट आप एफडी में रखें, कुछ पार्ट आप बॉन्ड्स में रखें, कुछ पार्ट आप इक्विटी में रखें, ताकि आप शील्डेड रहें, आपको रिटर्न्स भी मिले। और जब मार्केट में अगर जैसे अभी हम देख रहे हैं थोड़ी वॉलेटिलिटी है, तो अगर आपका कुछ पार्ट जो है पोर्टफोलियो का वो बॉन्ड में है, तो वो चीज़ आपकी सिक्योर्ड है, वो आपको एक सेफ्टी है। रिटर्न भले ही बहुत ज़्यादा ना हो, एक फिक्स्ड रिटर्न है, लेकिन एटलीस्ट आपको एक सेफ्टी है कि आपको कुछ आपकी जो सेविंग्स है वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टेड है। जी डॉक्टर राधिका प्रकाश जी, आपने इतनी अहम जानकारी दी हमें बॉन्ड इन्वेस्टमेंट से जुड़ी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो हमारे दोनों गेस्ट बता रहे थे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको कि कंसिडर करके आपको अपने पोर्टफोलियो में बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए। आप कूपन रेट को ध्यान में रखिए, आपकी ज़रूरत के हिसाब से मैच्योरिटी पीरियड देखिए उसका और इन्वेस्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आपको एक सेफ्टी देता है। पैसा बोलता है कि इस कड़ी में फ़िलहाल इतना ही। आप अपनी राय और सजेशंस हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।